सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 7वीं की जो दूसरे पाठ है दादी माँ, उसको मैं पढ़कर उसका पैरावाइज अर्थ बताऊंगी। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए पाठ दादी माँ। तो उससे पहले दादी माँ जो शीर्षक है सबको मालूम है, दादी माँ यानी ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी है ना, पिताजी की मम्मी। तो सभी की दादी माँ होती है, सबको उनसे प्यार होता है और दादी माँ ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्यार करती है और दादी माँ के नुस्खे तो बहुत फेमस है ना। तो इस पाठ में लेखक ने मतलब अपने दादी माँ को इस जो लिखी है इस पाठ के द्वारा एक श्रद्धा अर्पित की है और उनका जो दादी माँ के साथ एक जुड़ाव था, स्नेह भरा, तो वो भी इसमें देखा है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। कमजोरी है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सा प्रतिकूलता के घर से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है, होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उनकी एक मैंने कमजोरी है। तो कमजोरी ही मान लो कि जब भी उनके सामने कुछ कठिनाई परिस्थिति आता है, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन आ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। तो उनके शुभचिंतक उनको खुश करने के लिए कहते भी छुट्टी होने वाली है, ऐसे करके कुछ अच्छे दिनों के लिए ऐसा उनको ये देते हैं। पर पीठ पीछे उनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट सिचुएशन से घबरा जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसा ना सोचे, छोड़ दे। तो उनके सामने एक धुंधली सी एक शीतल जो उनको एक शीतल जो छाया, जिसके वजह से उनको हमेशा इन कठिनाइयों का महसूस नहीं होता, वो छाप उनके सामने आने लगती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख रहा है और गांव की लड़की किनारों पर झाग भरे जलाशयों के धमाकों से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंध पूरे झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। तो लेखक कहते थे उनके सामने एक धुंधली छाया आती गाँव के समय में, जब कुआर के दिन आते ना, बरसात से होता है तो रास्ते में पूरा पानी होता है, कीचड़ हो जाता है और कहीं कहीं पानी जम जाता है तो उसमें झाग आ जाते हैं क्योंकि कुछ घास होते हैं, घेवर या उनके पेड़ के जो अंदर हो जाते हैं तो सड़ जाते हैं। सड़ने से एक अजीब सी गंध आती है। पर तो वो लेखक कहते हैं उस जल में कूदना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि आषाढ़ में उनको आम और जामुन ना मिले, कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, कोई बात नहीं। चैत के दिनों में उन्हें गुड़ की पट्टी, लाई और के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, कोई बात नहीं। पर अफसोस होता है अगर कुआर के दिन में वो झाग भरे जल में उनको कूदना ना मिले तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चों को ऐसे पानी में कूदना, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूदा था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार मेरी ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चलता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि उनको मन में दुख हुआ, सिर्फ 1 दिन खेलने मिला और ये बुखार ने पकड़ लिया। हमेशा बुखार हल्की आती, सर दर्द होता है, ऐसा
ऐसा होता है। तो दिन में साबू खाया और नींबू पानी पिया, लेकिन इस बार तो बुखार इतना आ रहा है कि उतरने का नाम ही नहीं हो रहा है। रजाई पे रजाई मतलब कि ब्लैंकेट वो चढ़ाई जा रहा है और नहीं हो रहा है। और उतरा तो कब उतरा? रात को 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सब टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई पर पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती। तो जो उनको जब बुखार आया तो वो दिन भर चादर लपेटे सोए थे और दादी माँ नहा वहा के उसी उसी जो जिसमें लेखक बीमार हुआ था उसी झागपूर्ण जल में वो नहा के आई और वही उनके जो सफ़ेद धोती जो उन्होंने ओढ़ी थी जो पहन के वैसे ही शरीर में आई और उनका जो धोती से आंचल से वो कुछ गांठ मार के लेके आई थी वहाँ की कुछ मिट्टी और थोड़ी सी उनको खिलाई और लिया। वो कुछ टोटका या कुछ जानती थी तो ऐसा करके उन्होंने लाया और उनको बार बार छू कर देखती थी बुखार उतरा या नहीं और कभी हवा देती थी, पट्टी देती थी, ऐसा करके उनको सहलाती रहती थी, देखती रहती, उनका देखभाल करती थी। और सिर में दालचीनी का जो लेप होता है ना, दालचीनी उसका भी लेप करके देती थी, जो गरम मसाला होता है ना दालचीनी उसका। तो 20 बार उनको छू के भी अनुमान करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती। मेरी दादी माँ हमेशा मैंने कि हर जगह वो ध्यान देती, जैसे बीमारी देखती तो ये देखती कि जैसे उसको बीमार को देने के लिए चावल के साथ दाल अच्छे से मिल गई या नहीं, हांडी में पानी चढ़ा या नहीं, इस बीमार के घर में कोई आके वापस तो नहीं चला, हर जगह वो ध्यान देती। ऐसे वो बोल बोल के सबको घर वालों को परेशान भी करते, मैंने वो बोलती थी, उनका हर तरह उनका ध्यान मैंने उनका एक रखने का एक आदत था। दादी माँ की गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरगम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। बोलती कि दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाएं याद थी कि और उन दवाई का तो याद था ही, यदि कोई बीमार होता था तो वहाँ पहुँच जाती और उनको माथा छूकर, पेट छूकर, हाथ छूकर अनुमान लगाती, भूत से तो नहीं हुआ, कोई मलेरिया तो नहीं, कोई निमोनिया तो नहीं है, तो उस हिसाब से वो दवाई भी देती। इस तरह से उनका आदत था, वो सबको मदद करती थी। महावारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख लो। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। मतलब कि जब एक महामारी बीमारी हुआ तो उस समय धूप लेना, गुगल लेना और नहाना, साफ सफाई रखना, रजाई ये चद्दर बदलना, ये सब वो ध्यान रखते। अगर नहीं होता तो वो आसमान सर में लेती, वो चिल्लाती, गुस्सा होती। और दवा में भी अगर बीमारी का देर होता तो भी वो चिल्लाती। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई से डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। तो लेखक करते आज भी उनको बुखार होता है, पर उनके जो मेस के जो कुक है वो खिचड़ी और साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आके उनका चेकअप करके जाते हैं, दवाई भी देते हैं, पर वो दवाई खाने का मन नहीं होता। ना जाने क्यों उनको ये बुखार ये बुखार उनको पसंद नहीं, ये बुखार बुलाने का मन नहीं होता, क्योंकि ये दादी माँ जैसे नहीं थी। दादी माँ जैसे देखभाल करती थी, स्पर्श देती थी, कितना ध्यान रखती थी, उसमें उनका प्यार भी झलकता था। और आज लेखक को बुखार होने से वो बुखार बुलाने का मन नहीं, क्योंकि आज उनकी दादी माँ नहीं है सामने।
किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी के काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा तो जब उनकी जो दादी माँ उनके किशन भैया की शादी तय हुई तो दादी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे लगता उन्होंने घर को सर पर चढ़ा लिया, मतलब कि ये करे वो करे ऐसा मतलब रहती थी। और उनके घर में जब और ये आती थी औरतें तो बोलती रहती थी, तो लेकिन दादी माँ ऐसे काम तो कोई नहीं करती थी, लेकिन वो अगर ना हो तो वो काम जैसे लग रहा लेट हो गया, ऐसा उनका ऐसा होता था ऐसा। तो एक दिन की बात है जब लेखक दोपहर में घर लौटे, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपये मुंह सूद के आज दे दो, तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर पूरी दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग पर हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। तो एक दोपहर जब वो लेखक घर में पहुंचा तो देखा रामी चाची हाथ जोड़े खड़ी और दादी उसको डांट रही है, क्योंकि उन्होंने दादी से कर्जा लिया था और अभी भी नहीं दे रहे। तो दादी उसको वही कह रही है फसल में दूंगी, अगले बार दूंगी, तो वही कह के डांट रही है। तो वो बोल रही है दे दूंगी, उसकी बेटी की शादी है। तो दादी उस वक्त नहा के आई थी तो हट करके बोलती है, ऐसे करके हट करके बोलती है। तो लेखक दादी को कहते हैं जाने दो चाची, वो तो दे देगी, है ना, गरीब है करके। तो दादी उसी को डांटती, चल समझाने वाला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रश्न को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिहार होकर कहा, उरीन हो गया बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देखता देवता है बेटा देवता। उस रोज तो पहले डांट रही थी। मैंने पूछा, वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ? तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो लेखक इस बात को भूल चुका था कि दादी माँ ने रामी चाची को डांटा था। तो एक दिन आ रहा था तो रामी चाची राह में मिली और वो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी भला हो, उन्होंने उनका सारा कर्जा माफ कर दिया, ऊपर से बेटी की शादी बोल के 10 रुपया दे के आए और कहा भी बेटा भगवान जैसा है, उसका जो लड़की का शादी हुआ तो उसको कर्जा के लिए 1-2 5-10 रुपया के लिए कहीं जग हंसाए ना हो। तो लेखक कहते आप तो डांट रही थी उस दिन तो आप डांट रही थी। तो बोला कि तो वो कहती है कि बड़े लोग हैं, नहीं डांटेंगे, पैसा लिया तो फिर क्या बात है ना। तो लेखक मन ही मन इसमें वो हंसते हुए आगे बढ़े। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले की ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह का रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करती। उसमें विवाह के लेकर पुत्रोत्पत्ति के तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो उस समय किशन भैया की शादी का बात था। तो लेखक
बारात में नहीं जा सके क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो उनका एक ममेरा भाई वो भी आया था, तो दलान में वो सो रहा था। तो औरतें वहाँ में उस समय जब कोई भी पुरुष नहीं होते तो वो लोग नाटक अभिनय ये सब करते हैं, शादी से लेके बच्चे होने तक के जितने उन लोग नाटक ऐसे खेलते हैं, मतलब मजाक करते हैं। ये एक परंपरा है, तो ट्रेडिशन है, तो उसमें करते हैं। तो उसमें वो लोग सब औरतें ही होती, कोई भी पुरुष नहीं होता। तो वो दलान में सो रहा था, तो औरतें उस पर गुस्सा करी थी। तो दादी ने माँ ने कहा लड़का है तो क्या हुआ, वो भी तो ब्रह्मा के समान ही होता है। और साथ में लेखक को भी वहाँ लेटा दिया। ऐसा करके मुझे भी पास की एक चारपाई पे चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी ना रुक ना सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों कहती। तो यहाँ लेखक को भी उस मेरे भाई के सामने लेटा दिया और चादर से दादी माँ ने ढक दिया। तो यहाँ औरतें तो नाटक उटक करती, कुछ ऐसे मजाक वाला बहुत बात करती है। तो वो सुन के लेखक को भी हंसी आ रही थी, पर वो सोच रही थी हंसने से तो भांडा फूट जाएगा, वो भी पास में लेटा हुआ है। तो पर हंसी ना रोक पाया। तो वहाँ में आकर उसकी जो वो देबू की माँ ने आकर उसका खींच लिया चादर और ये बोला ये कौन बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा, ऐसे करके मतलब इनका मजाक उड़ाया है। तो उसके बाद दादी ने फिर बोला लड़के पे क्यों डांटती है, ऐसे कहा। तो सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। तो सुबह जब लेखक जा रहा था तो जो देबू की माँ जिन्होंने चद्दर खींच लिया था वो मिल गई और किसी को कहकर बोल रहा देखो ये कल वाला बच्चा भाभी, ऐसे करके चिढ़ा रही है। तो वो दौड़ के चला गया। लेखक को भी शर्म आ रहा था क्योंकि गलती तो वाकई महिलाएं लोग वहाँ कर रही है, तो लड़के आदमी को वहाँ नहीं रहना। तो उसने सुन लिया था, तो वो जाके दादी के पास जाता है, जैसे लग रहा है कोई अपराध कर लिया। जब जैसे कोई उनसे गलती हो जाती थी तो वो दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते थे, जैसे उनको माफ़ी मिल गई। तो उस तरह उनको दादी माँ के पास जाके चले गए, जैसे लगता एहसास होता था भाई जान उनको मिल गया है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी भी एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन का सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, ऐसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं तो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी ही नहीं। तो यहाँ में जो उनकी जो दादी हमेशा उन्हें स्नेह और ममता की मूर्ति लगती थी। और दादी माँ ने बहुत सी कठिन परिस्थितियों, बहुत सी मतलब कि ऐसे सिचुएशन को फेस किया कि बहुत उनके साथ बुराई हुआ, कभी उनको अच्छे से खुशी मिले। दादाजी भी उनसे वादा करके धोखा दे के चले गए कि उनके बाद ही वो मृत्यु होंगे, लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई। दादी ही को सब कुछ घर बार देखना पड़ा और उनके जो दोस्त थे, उनका अच्छा चाहने वाले, भले चाहने वालों ने भी उनको धोखा दिया। तो उनकी जो आर्थिक परिस्थिति, जो उनका इकोनॉमिकल सिचुएशन एकदम खराब हो गया। तो ऐसा बिगड़ते हालात हो गया। और ऊपर से जब दादा की मृत्यु पर जो श्राद्ध किया उन लेखक के पिताजी ने, तो बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया और वो भी अपना पैसा नहीं उधार लेकर कर दिया। तो ऐसा उनका हालत हो गया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाका का जाड़ा पड़ रहा था, बचवा का सन्नाटा और पाले की सीख हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोल दी। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा,
क्या है रे तू, यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा तो दादी माँ हमेशा दुखी रहती थी। तो एक दिन माघ का समय, माघ यानी जो दिसंबर का समय होता है ना, अपनी कड़ाके की ठंडी सर्दी में दादी माँ नहा के और वो गीलाई शरीर में एक जो संदूक के सामने एक मतलब कि एक बॉक्स होता है ना, जैसे टीना का बॉक्स पहले जैसा होता था, उसमें एक दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी और उनके आंख से आंसू आ रहे। तो लेखक ने देखा और उनके पास जाके पूछा कि तो दादी माँ के पूछ रहा है कि एक बात पूछूं? क्या है पूछ? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराए, पागल, तू अभी खाना भी नहीं खाया है ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्म नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गए। तो दादी माँ से पूछा, आप रोते हुए देखा? तो बोलती, नहीं रे नहीं। मुस्कुराते हुए बोली, तूने तो खाना नहीं खाया, चल ले चलती और उनको रसोई घर में ले जाने। तो उन्होंने कहा, आप कपड़े तो बदल लो बेटा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। तो इस तरह उन्हें रसोई में यानी किचन में लेकर चलेगी खाना देने। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी भी पिछले बाकी है। वे रोने धोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनके माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमक सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो सुबह में लेखक क्या देखते हैं, उनके पिताजी और किशन भैया बैठकर चिंता कर रहे हैं कि कितना सारा पैसा देना है, अभी भी पैसा नहीं मिला, कर्जा है और लोगों का जो उधार देना है और वो कितना तो मांगने से भी नहीं मिलता है और जो खुद का कर्जा है वो भी नहीं हो रहा है। तभी दादी माँ उनकी आँख सहलाकर बोलती, रोता क्यों है बेटा? उनके जो पिताजी, उनके दादाजी ने जो कंगन दादी को दिए थे और वो दादी ने कभी नहीं पहने थे, वो कंगन उनके पिताजी को देते हैं और कहते हैं कि पहले के लोग सब जानते थे, बुरे समय के लिए रखे थे, मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है, ये वंश का है, पर इसको ये ले लो बेटा। मतलब कि बुरे समय के लिए वो देती है कि वो कंगन बेचकर वो जो भी कर्जा है वो चूक जाए। सचमुच मुझे दादी माँ श्रापभ्रष्ट देवी सी लगी। उस समय लेखक को ऐसा लगा श्रापभ्रष्ट देवी के, ऐसा प्रतीत हुआ। दादी मैंने कभी नहीं वो कंगन को पहना, बहुत संभाल के रखा, पर बुरे समय में उन्होंने पिताजी के हाथ में, उनके पिताजी के हाथ में दे दिया कर्जा चुकाने के लिए। हर चीज़ का वो ध्यान रखती थी, हर तरह से। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। ऐसा लग रहा है कि अभी उनको वो जो धुंधली छाया उनकी दादी की वो कहानी याद आ, जो कहानी थी वो धुंधली पड़ रही है, मतलब गायब हो रही है। और ऐसा लग रहा है दिन तो काफ़ी चढ़ आया और उनके पास में जो खजूर का पेड़ में एक कौवा आंखें फैलाए, पंख फैलाए उनके और देख रहा है खिड़की की ओर। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है और उनके हाथ में जो किशन भैया गांव से भेजे एक पत्र लेटर है और वो पढ़ के वो काँप रहे हैं ऐसे करके। काली चींटियों की कतारें धुमिल हो रही, जो काली चींटियों की कतारें जो उन्होंने देखी थी वो जैसे लग रहा है गायब हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, उनको आंख में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मन बार बार अपने से ही पूछ रहा है, उनका मन बार बार पूछ रहा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? उनको अभी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी दादी माँ नहीं रही। तो इस तरह दादी माँ पाठ से हमने जाना लेखक की कितनी यादें हैं दादी माँ। दादी माँ की छाया में उन्होंने अपने आप को बहुत शीतलता महसूस करा और स्नेह भी मिला और जितनी भी परिस्थितियाँ दादी माँ ने संभाली। तो आज दादी माँ का साथ उनको नहीं है, पर यकीन नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं लेखक को ये विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो उनको एक अजीब सा डर भी रहता है, क्योंकि आज उनके पास दादी माँ का साया नहीं है। तो इस पाठ में आपको पढ़िए 2 बार 3 बार, जो देखिए समझ में आएगा और जो भी प्रश्न होंगे इससे जुड़ित होंगे, आप कहानी को अच्छे समझेंगे तो आराम से इसके उत्तर दे पाएंगे।